वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आप इधर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो जंक्शन है ना, ये रिवर्स बायस्ड है। अब लेट से मैं इसके क्रॉस कोई 10 वोल्ट मैंने अप्लाई किए हैं, वीसीई। वीसीई अगर हमारे पास 10 वोल्ट हैं और ये हमारे पास है 0.7 वोल्ट, तो कोई मुझे बता सकता है कलेक्टर टू बेस वोल्टेज क्या होगी? 0.4 वीसी वोल्ट। नहीं, वीसीई अगर 10 वोल्ट है और वीबीई मेरे पास जो है वो है 9.3 सर। 0.7 वोल्ट। 9.3। जी, 9.3। लेट्स सी, हमने लेनी है कलेक्टर टू बेस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, वीसीई माइनस वीबीई। अब ये क्योंकि कलेक्टर टू एमीटर है, ये बेस टू एमीटर है, जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये रह जाएगी आपके पास कलेक्टर टू बेस। कलेक्टर टू बेस, और ये कितनी आती है? ये आपके पास आ जाती है 9.3 वोल्ट्स। ठीक है, तो 0.7 वोल्ट इधर है। ऑफ कोर्स आप देख लें कि ये दो डायोड्स लगे हुए हैं, टोटल 10 वोल्ट हैं, तो इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट हैं, तो रिमेनिंग आपके पास जो 9.3 वोल्ट है वो इसी के क्रॉस आएंगे ना। यस सर। ठीक है, वो सिंपल मतलब केवीएल आप लगा लें, दो एलिमेंट्स आपके पास केवीएल के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, इसके क्रॉस में कह रहा हूं कि जी 0.7 है, टोटल मैं कह रहा हूं आपके पास के जनाब वो 10 है, तो रिमेनिंग जो होगा वो आपके पास इसके क्रॉस ही आना है, क्योंकि केसीएल तो है नहीं कि ये बीच में इस एक्स्ट्रा जो एक डायरेक्शन है उसकी वजह से कोई फर्क पड़े, तो ये 9.3 वोल्ट ही आना था आपके पास। तो ये इसका जो है ना, ये मतलब के रिवर्स बायस्ड है, मतलब के जंक्शन के हिसाब से अगर देखें ना, इसके पी टू एन देखें तो वो -9.3 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये रिवर्स बायस्ड होता है हमारे पास। इन केसेस के अंदर जो है ना, आप एक्टिव मोड के अंदर होते हैं, और एक्टिव मोड के केस में ही आपके पास ये वाले जो रिलेशन है ना, ये लाइंस की, ये वाला रिलेशन आपके पास उस केस के अंदर ही आता है। ठीक है, और ये एक्टिव मोड के केस में ही आपके पास आता है ये रिलेशन के जी IC इज इक्वल टू बीटा IB, और ये एक्टिव रीजन के अंदर ही आपके पास जो है अर्ली इफेक्ट भी आता है, क्योंकि ये लाइनें देखें ये एक्टिव रीजन में है ना, तो जब एक्टिव रीजन के अंदर आपका होगा तो फिर आपने ये RO को, अर्ली इफेक्ट की वजह से RO को इंक्लूड करना है। अगर आप ये दूसरे मोड के अंदर हैं तो यहाँ पे तो आपके पास बिहेवियर, वो देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन से रेजिस्टेंस निकाली थी ना, सैचुरेशन में तो स्ट्रेट लाइन उस तरीके से रही नहीं आपके पास, तो जो सैचुरेशन के अंदर आपके पास जो है ना वो RO, अर्ली इफेक्ट भी नहीं आपको नजर आएगा, और साथ में जो है आपके पास ये वाला रिलेशन भी वैलिड नहीं रहेगा। तो सैचुरेशन में क्या होगा कि जी ये दूसरा वाला जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। वो फॉरवर्ड बायस्ड होने का क्या मतलब है कि लेट से यहाँ पे अगर आपके पास 0.2 वोल्ट्स हो जाते हैं, तो अब अगर यहाँ पे हो जनाब 0.2 वोल्ट्स, ठीक है, ये टोटल 0.2 वोल्ट्स हैं, 0.7 वोल्ट्स इधर हैं, तो हमें पता चलता है कि जनाब ये नीचे से ऊपर तक करके 0.5 वोल्ट्स हमारे पास इधर आ रहे होंगे। कलेक्टर टू बेस अगर हम निकालेंगे, 0.2 वोल्ट्स था, कलेक्टर टू मीटर 0.2 है, VBE हमारे पास 0.7 है, तो ये आ गया जनाब -0.5 वोल्ट्स। -0.5 वोल्ट्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास नीचे पॉजिटिव आ गई है और ऊपर नेगेटिव आ गई है 0.5 वोल्ट्स। इसका क्या रिजल्ट होता है कि जी ये वाला जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस्ड है और ये वाला जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस्ड है। जब ये दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं, तो अगर आप डिवाइस के हिसाब से देखें, अब ये मैं सारा रिमूव करके क्विकली डिवाइस का एक दफा बना लूं, बल्कि मॉडल इसी हिसाब से देख लें कि जी जब आपके पास डायोड एक जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो,
तो ये ऐसे है कि जैसे ये एक शॉर्ट सर्किट के तौर के ऊपर है, जितना भी करंट फ्लो करवाना है आप करवा सकते हैं। तो ये ऊपर की तरफ भी एक तरह का ना शॉर्ट सर्किट के तौर के ऊपर ही मॉडल एक तरह का हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि जितना भी करंट आपने फ्लो करवाना है वो फ्लो होता रहेगा। ठीक है, यस सर, समझ लगी। ठीक है। और जो टोटल वोल्टेज है ये मैंने शॉर्ट आइडियल में बताया था, लेकिन टोटल वोल्टेज इसकी जो है ना 0.2 वोल्ट्स ही फिक्स रहेगी। वो 0.2 वोल्ट्स के केस में क्या होगा कि ये भी फॉरवर्ड बायस्ड होगा इसके क्रॉस, और 0.7 वोल्ट, मतलब आपको कट ऑफ में नहीं होना चाहिए। और टोटल वोल्टेज अगर 0.2 होगी तो आपके पास करंट जितना मर्जी फ्लो करता रहे। तो वो हमारे पास मॉडल जो है ना वो इस लाइन के ऊपर, ये सैचुरेशन रीजन का, ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो सैचुरेशन अच्छी चीज है, लेकिन है कि हमारे पास क्योंकि ये रिलेशन जो है आई बी आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, ये हमारे पास सैचुरेशन में वैलिड नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि करंट जितना मर्जी फ्लो कर जाए तो आपके पास बेस टू मीटर वोल्टेज की थोड़ी बहुत वेरिएशन भी आप अगर कर देते हैं तो ये करंट उसके साथ कंट्रोलेबल नहीं है। तो क्योंकि करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते सैचुरेशन रीजन में, और एम्पलीफायर में हम चाह रहे थे कि आउटपुट करंट को कंट्रोल करके चेंज करें बेस्ड ऑन बेस टू मीटर वोल्टेज, तो हम इसलिए जो है उसके अंदर इसको एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। और हमारा क्या टारगेट होता है कि जब भी हमने कोई स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डीसी लोड लाइन या कुछ बनाना है तो उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि कहीं हम गलती से कट ऑफ या सैचुरेशन में ना चले जाएं और अपना क्यू पॉइंट उसके दरमियान में रखते हैं। ठीक है, यस सर। आई होप समझ आ गई। मैंने चीजें वैसे वही रिपीट की हैं जो मैंने पहले तकरीबन की थी। कुछ स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, ठीक है, कि इस सारे के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक चीज की नहीं समझ आ रही, क्योंकि वरना वही चीजें मैंने क्लियर दोबारा की हैं, वही रिजल्ट दोबारा ना निकल आए कि फिर नहीं समझ आई हो। क्लियर है सर। चलें ठीक है। तो ये एक्टिव एक्टिव रीजन, कट ऑफ और ये सैचुरेशन का इनका भी बता दिया। सैचुरेशन के केस में जब हम रीजन में चले जाते हैं तो जितना भी करंट फ्लो कर रहा होगा उसको सैचुरेशन करंट कहते हैं। पर मैं इसको एक और एंगल से भी बता दूं। अच्छा, अब आपके पास जो है ना सर्किट एक्सटर्नल लगा हुआ है, कोई सर्किट वाले आ जाए चीज, सर्किट एक्सटर्नल हमारे पास कोई अगर बना हुआ है ना इस तरह से करके, ये वाला जो पॉइंट है ये 10 वोल्ट के ऊपर है, लेट्स से ये 1K का लगा हुआ है, यहाँ पर से ग्राउंड है, कुछ और भी हो सकता है, इधर कोई सर्किट लगा हुआ है आगे, यहाँ पे VBB वोल्टेज है, ये 10K का कोई लगा हुआ है। अच्छा, जब आप एक दफा सैचुरेशन के अंदर मूव कर जाते हैं, जो सैचुरेशन करंट वाला मैं समझ गया हूँ क्वेश्चन कहाँ से किस एंगल से पूछा गया, तो आपने क्या करना है, आपको पता है जब सैचुरेशन में चले गए तो ये ओवरऑल जो है ना दोनों डायोड्स ऑन हो जाएंगे और आपके पास एक फिक्स्ड वोल्टेज जो है ना आ जाएगी। उससे क्या होगा कि आप इसको फिक्स कर देंगे फिर 0.2 पे। जब आपको पता चल जाए कि सैचुरेशन में है तो VCE सैचुरेशन जो है वो 0.2 वोल्ट आपके पास फिक्स हो गई। क्वेश्चन को ये आया है, क्या चीज थी, आवाज आई थी, अच्छा 0.2 वोल्ट हो गया। तो अब आमतौर पे तो सैचुरेशन में जितना मर्जी करंट हो वो फ्लो कर सकता है, पर आपके पास क्या कंडीशन है कि जी ये कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज 0.2 रहेगी। तो इसको 0.2 वोल्ट फिक्स करके आप यहां पर IC सैचुरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो सैचुरेशन करंट उधर बात की गई है वो सर्किट डिपेंडेंट यहां पर से आपके पास निकल सकता है। अब ये क्या होगा कि जनाब अगर 10 वोल्ट ऊपर है उसमें से ये 0.2 वोल्ट इसके निकाल लिया आपने, डिवाइड उसको कर दिया आपने 1K पे जो ये रजिस्टर लगा है, तो ये आपके पास सैचुरेशन करंट आ गया। अगर आप सैचुरेशन में नहीं होते तो उस केस में यहाँ पे कोई भी और वोल्टेज हो सकती थी, तो आपके पास सर्किट इस तरीके से सॉल्व नहीं होना था। अगर सैचुरेशन में ना होते तो पहले आपने ये वाली लूप सॉल्व करनी है, आपने बेस करंट निकालना है, फिर IC आपके पास
बीटा IB के बराबर आना था और उसको सॉल्व करके फिर आपने ये वोल्टेज निकालनी थी कि VCE क्या होगी। पर जब सैचुरेशन का पता चल जाए तो फिर आपने दूसरे तरीके से सॉल्व करना है। फिर बीटा या IB ने नहीं कुछ डिटरमिन करना, फिर ये ट्रांजिस्टर इटसेल्फ का सैचुरेशन होना डिटरमिन करेगा कि कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो वो लेक्चर का भी मैं थोड़ा सा वो आगे करके मुझे है कि मैं ये आंसर कर दूं पहले। एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ द इनपुट सप्लाई, ये जिसका क्वेश्चन था ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। When we are not sure to exact reading of the input supply, इसका क्या मतलब है? सर ये इस तरह था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कट ऑफ रीजन में है या एक्टिव रीजन में है, सैचुरेशन में, जब हमें इनपुट की वैल्यू अगर नाउन नहीं होती। वो हो इनपुट की वैल्यू आपको पता होती है, आपको स्मॉल सिग्नल के अंदर जो है ना वो वैल्यू पता नहीं होती। ठीक है समझे? सर। ठीक है, सर वो डीसी वैल्यू तो पता होगी, वो ना पता हो तो फिर आपने कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन ठीक है मुझे सर। लग रहा है ये आज के लेक्चर से रिलेटेड एक होगा, जहां पे ना हमें एमीटर वोल्टेज नहीं पता थी और हम कह रहे थे कि जी हम एक्टिव रीजन में, ये वहां से है नो सर, आज ये के। मैंने पिछली स्लाइड में जब उनको देखा था ना, उसमें से मैंने ये निकला है। अच्छा, चलें चलें ठीक है। इसके अंदर तो ये ना हमारे पास वो, ये मैंने आज के लेक्चर में ना उसको एक्सप्लेन इसको भी किया था, तो ठीक है। उसके ठीक है Q&A सर। में दोबारा देख लेंगे अगर नहीं आती। हमें एक्टिव मोड का कैसे पता चलेगा ये मैंने बता दिया। एक्टिव मोड का कैसे अजम्पशन, अच्छा अज्यूम क्या करना होता है कि आपने जब भी अगर आपको नहीं पता तो आप अज्यूम एक्टिव मोड ही करके करते हैं और फिर आगे आप देखते हैं कि जी ये चीज सच है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर यस आपको सर। जो है वो आपको मतलब करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो या कोई और इस तरह का मसला हो रहा हो तो फिर वहां से आप कह देते हैं। अच्छा, ये एक और कोई क्वेश्चन अच्छा है, व्हाई करंट इज इमिटेड फ्रॉम, ये मैं कॉपी भी करके इधर भी रख लूं, इस लेंथी है। Why is current is emitted from emitter in NPN transistor? Positive terminal is connected to P type. For a conventional current, its direction should be taken from positive. हाँ अच्छा, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आया ना ये बड़ा ये सही एक जो है ना आर्ग्यूमेंट के ऊपर आया। वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे हमने जब इसको इस तरीके से बना लिया, ये मुझे ना क्लियर कर दीजिएगा अगर मैं सही समझाऊं। तो आप ये कह रहे हैं कि जी ये क्या बात हुई कि हम जब यहाँ पर से जो है इसके अंदर से करंट जब आपके पास हमारे पास फ्लो कर रहा होता था तो कन्वेंशनल करंट एक एनपीएन जो डायोड है, एक पीएन डायोड के अंदर से कन्वेंशनल करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो करता होता है, ऐसे ही है ना? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो इसमें से फ्लो कर रहा होगा उसको हम एमीटर करंट कह रहे होंगे और यहाँ पर जो है ये बेस के हिसाब से। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हम इसको फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं इस डायरेक्शन में, तो करंट तो इधर से इस तरफ को मूव करना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि जी सैचुरेशन में आ गया तो करंट ऊपर से नीचे को मूव कर रहा है और जनाब शॉर्ट सर्किट है, जितना मर्जी करंट फ्लो कर रहा है। यही क्वेश्चन है ना आपका? माइक अपना, आपका माइक नहीं एक्टिव था। यस सर। सर मैं क्या स्क्रीन प्रेजेंट करवा सकता हूँ? मेरी चलें कर लें अगर अलाउड है। यस सर। नहीं पता अलाउड, जी करें। यस सर, हो रही। होगी होगी। यस सर। सर बेसिकली क्वेश्चन था ये कि ये शो हो रहा है सर? जी 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 जी। सर ये मॉडल है सर, हमने इसको पॉजिटिव कि इसको बेस को अप्लाई किया क्योंकि ये पी टाइप है और फॉरवर्ड बायस करने के लिए, तो ये नेगेटिव है एन टाइप। तो सर कन्वेंशनल जो करंट होती है वो पॉजिटिव से मूव करेगी, ठीक हो गया। तो सर ये हम ये क्यों कहते हैं कि जो एमिटर करंट है वो पुश करेगा वो पी टाइप की तरफ और कलेक्टर की तरफ जाएगा। तो इसका सर ये बेसिक कंसेप्ट था, थोड़ा सा क्लियर नहीं, कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा ये ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। मैं एक बहुत ही एडवांस्ड किस्म का एक क्वेश्चन समझा था जो कि वैलिड क्वेश्चन बनता था और वो
ज्यादा क्रिटिकल एक, लेकिन ये आपने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके जो वजह है ना, स्क्रीन शेयरिंग आप ना ऑफ कर दें, मैं शेयर करता हूँ, रिज्यूम प्रेजेंटिंग। अच्छा, तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो है ना जो करंट होता है ना कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल करंट हम लोगों ने जो है ना, हम कह रहे हैं कि जी ये कन्वेंशनल आई करंट है, वो हम कंसिडर करते हैं कि जी पॉजिटिव चार्जेस जो है ना वो हमारे पास मूव कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमेशा सच नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली इसकी ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग वजह है। करंट को दरियाफ्त जब किया गया था ना, उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दरियाफ्त नहीं हुए थे, ठीक है। 18 समथिंग्स के अंदर जाके जो है ये बैटरीज और चीजें और बन रही थी जनाब, वोल्टा बना रहा है, बाकी काम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके पास जाके जो है वो 19th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर 1905 में और इस तरह करके दरियाफ्त हुआ है। तो बेसिकली उन्हें ये पता था कि जी करंट फ्लो करता है, उन्हें ये नहीं पता था कि किस वजह से करता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जी आप वो कंसिडर करते थे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा, कि मेरे ने जनाब, अब ये कन्वेंशन है, अब होने को बेशक उस वक्त जो दरियाफ्त किया था अगला बंदा कहता नहीं जी नेगेटिव चार्जेस की वजह से है, और मैं हमेशा जो है वो कंसिडर करूंगा नेगेटिव चार्जेस इधर से इधर को मूव करते हैं। लेकिन उसने कहा कि जी पॉजिटिव चार्जेस जो है वो कन्वेंशन है, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो मूव करता है, तो इस वजह से जो है ना करंट इस तरह से फ्लो करता है। अब सारी डिवाइसेस सब कुछ जो है वो उस तरीके से बन गया, ठीक है। तो अब वो सारा मटेरियल और चीजें बन गई थी, जो नोटेशन और कन्वेंशन हैं वो हर जगह यूज होना शुरू हो गई। तो उसके बाद जाके पता चला कि नहीं जी ये तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, हमें फिर ये आगे जंक्शंस और इनमें पता चला कि आपके पास जो है अगर सॉल्यूशन है कोई लिक्विड, और सॉल्यूशन के अंदर आपने इलेक्ट्रोड्स डाले हुए हैं और तब करंट फ्लो करते हैं, तो वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों की वजह से फ्लो करता है। नेगेटिव आयंस जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। फिर पता चला कि जनाब, और इसी तरीके से करते हुए जो है जेम्स चैडविक वगैरह के जो एक्सपेरिमेंट्स थे कि आपके पास जो है अगर कोई रेडिएशन या प्रोटॉन्स बाहर निकले हुए हैं बाकी सारे केसेस के अंदर, वो भी अगर फ्लो कर रहे हो तो वो भी करंट है। इन शॉर्ट आपके पास कब जब भी कोई ना कोई एक मटेरियल होगा जिसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सकता है कि वो अल्फा पार्टिकल हो जिसके ऊपर He+2, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, हो सकता है आपके पास वो फ्लो कर रहा हो, कोई और आयन एक फ्लो कर रहा हो, कोई भी अगर इस तरह की चीज फ्लो करेगी तो करंट होगा। पर हमारे पास कन्वेंशन जो है, क्योंकि अब हर जगह पे नोटेशन यूज हो रही थी, तो वो कन्वेंशनल करंट अज्यूम करता है कि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे थे। अब हमारे पास ये एनपीएन के केस में क्या था कि जो एमिटर है ये एन टाइप है, ये कलेक्टर जो है ये भी एन टाइप है, और जो बेस है ना ये हमारे पास पी टाइप है। तो हमने इधर से इसको एमिटर इसलिए कहते हैं कि जो एक्चुअल जो जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। मतलब कन्वेंशन हमेशा हम समझेंगे कि जी जैसे कोई पॉजिटिव फ्लो कर रहा था, लेकिन फिजिकली इन रियलिटी क्या चीज हो रही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, बेस में पहुंचे, इधर से नहीं रिकवर हुए और आगे कलेक्टर की साइड के ऊपर मूव कर गए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, जब आपको इसका एक्चुअल बता रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बताया गया है, लेकिन जब एक दफा आपको समझ उसकी आ गई है तो क्योंकि अब कन्वेंशनल ही हर जगह पे यूज हो रहा है, तो आगे हम कन्वेंशनल के हिसाब से मूव करते रहेंगे, ठीक है। यस सर। सर इधर एक और क्वेश्चन भी था कि डायोड जो है वो तो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन नीचे की होनी चाहिए। तो लेकिन हम ये कहते हैं कि मीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, तो यानी कि उसकी डायरेक्शन अपवर्ड ले लेते हैं, तो ये तो दोनों डायरेक्शन होनी चाहिए। नहीं, क्या मतलब? ये मीटर, एक मिनट माइक ऑन रखें, ये मीटर करंट है। यस सर। ये हमारे पास है कलेक्टर करंट, ये कन्वेंशनल करंट्स है ना, कन्वेंशनल इनको लेबल किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर को मूव करेंगे लेकिन कन्वेंशनल करंट के हिसाब से यहाँ पे है।
क्योंकि नोटेशन एक यूज करनी होती है और फिर वो कंसिस्टेंट रखनी होती है। अब क्या है कि बाहर फिर रेजिस्टर्स के केस में ना इलेक्ट्रॉनिक करंट उसको कहते हैं, जिसको नेगेटिव के हिसाब से कंसिडर करें। पर अब मसला उसमें क्या आता है कि अब यहीं पे आप अगर पीएनपी यूज कर लेंगे, ठीक है, तो पीएनपी में होल्स हैं तो वहां पे पॉजिटिव का होगा। तो अब क्या आप करते रहेंगे कि यहाँ पे आप पॉजिटिव से करें, इधर आप नेगेटिव से करें, फिर एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कंडक्टर में, फिर दोबारा नेगेटिव में आ जाए, तो हर जगह पे चार्जेस को चेंज करना बहुत बड़ा मसला है। इसलिए कन्वेंशनल करंट हम जो भी हमें फिजिकल उसका देख लिया, लेकिन हम कंसिडर करेंगे जनाब कन्वेंशनल करंट ही। यस सर। तो ये जो आपने राइट में डायग्राम बनाई है सर, हम कहते हैं कि एमिटर जो है वो करंट एमिट करता है, डिस्चार्ज करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, करंट को नहीं। यस सर। सर यानी कि करंट इसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर ऊपर को मूव कर रहे हैं ना, तो कन्वेंशनल करंट ऐसे होगा जैसे कि कोई पॉजिटिव चार्जेस नीचे को मूव कर रहे हैं। यस सर। सर ये हो जाए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो ऊपर को मूव करेंगे, लेकिन करंट नीचे को मूव करेगी। हाँ, क्योंकि कन्वेंशनल करंट में हम अज्यूम करेंगे कि अच्छा जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव चार्जेस होते तो वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करते। तो हम इसलिए एमिटर करंट, कन्वेंशनल करंट को नीचे को कंसीडर करेंगे। यस सर। ये वजह से बेसिकली तो ये एक बहुत ये बल्कि ये दोबारा लीनियर सर्किट एनालिसिस के पहले लेक्चर में मैंने चीज ही स्टार्ट यहाँ से की थी, और ये समझाना वाकई बड़ा मुश्किल था। जी 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 पूछे। मुझे आवाज नहीं आ रही। पीएनपी के केस में क्या होगा? पीएनपी के केस में क्या होगा? वो तो सिंपल आ जाएगा कन्वेंशनल केस। यस सर। माइक ऑफ कर दे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पीएनपी के केस में क्या होगा कि आपने इसको प्लस रखना है, इसको माइनस रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की बजाय होल्स जो होते हैं ना वो मूव करते हैं, जो कि इटसेल्फ अब बड़ा एक है कि होल्स के अंदर भी एक्चुअली वो खुद नहीं मूव कर रहे होते, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी मूव कर रही होती है। पर वो प्रोसेस एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से ना इफेक्ट थोड़ा स्लो आता है, होल्स की मूवमेंट स्लो होती है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, फॉरवर्ड बायस्ड करना था, इसको 0.7 कर दिया, और इसको रिवर्स बायस्ड आपने करना था, ठीक है। तो उसके केस में यहाँ पे पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर देंगे। टोटल ये वोल्टेज आप लेट से 10 वोल्ट रखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जनाब इस डायरेक्शन के अंदर 9.3 वोल्ट आपने अप्लाई किए हुए हैं इसको रिवर्स, तो ये एक्टिव मोड के अंदर आ गए। तो उसी तरीके से है, बस पोलैरिटीज ऑपोजिट हो जाएंगी। कन्वेंशनल हर जगह करंट कन्वेंशनल ही इस्तेमाल करना है आपने, वजह बेशक चार्जेस के फ्लो करने की इलेक्ट्रॉन्स हो या जो भी हो, ठीक है। सर जो आप क्वेश्चन कह रहे थे उसका भी आंसर है कि वो नीचे से जो मीटर है वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, तो इस वजह से ऊपर को फ्लो करता है एज सैचुरेशन रीजन जी में। जी 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 वो जो स्टार्ट में ठीक हो गया सर। सैचुरेशन के केस में था, वो आप समझेंगे जी जब सर। एक जी दफा सर। ऑन हो गए तो करंट अब जो है ना फ्लो करते रहेंगे। जी सर। ठीक है जी, ये वाला आंसर हो गया। जी जी, तो दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होती हैं, तो वो एक तरह का आप समझें कि सारे ही शॉर्ट सर्किट सही 0.2 वोल्ट्स के ऊपर सब कुछ ऑपरेट कर रहा होता है। सर अगर वो आपने जितना समझाया था कि इलेक्ट्रॉन्स और जो कन्वेंशनल करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो सर उसका अगर लिंक शेयर कर दें ज्यादा रहनुमाई हो जाएगी हमारी। ठीक है, वो मैं लिंक उसका ना शेयर कर दूंगा, ये मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। यस सर। अच्छा श्योर सर, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, ये बीजेटी के मॉडल रह गए थे। व्हाट डिपेंडेंट सोर्स वी यूज्ड फ्रॉम कलेक्टर, वी सेड डिपेंडेंट सोर्स इज यूज्ड फ्रॉम कलेक्टर टू मीटर। डीजे मैग्नेटिक सर्किट्स वाला वैसे ना इररिलेवेंट एक तरह का है, वो इतना आगे आने नहीं है मैग्नेटिक सर्किट्स। वो है जहां पे आपके पास लेट से रिले वगैरह होता है, तो वो मैग्नेटिक सर्किट्स हैं, ठीक है। पर वो हमारा ना डायरेक्ट उससे काम नहीं है, वो एक ऐसे था कि एप्लीकेशन के ऊपर बात हो रही थी वहां पे।
तो मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, इंडक्टर्स हो गए, इस तरह की चीजें जहां पे एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है, तो उनको मैग्नेटिक सर्किट्स कहते हैं। मेरे ख्याल में क्वेश्चन व्हाट आर तक था, तो व्हाट आर इधर से आंसर हो जाता है आगे, लेकिन मैं नहीं जी। सर जब हमने रिले वाला यूज किया था तो हमने रिले के इनपुट टर्मिनल्स के साथ एक डायोड यूज किया था, उसकी वजह बता दें कि वो क्यों यूज हो रहा है। हाँ, ये हुआ ना, अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, वो हमने क्या किया था कि जी एक इस तरीके से रिले लगी हुई थी, ऊपर हमारे पास सप्लाई लगी हुई है। वो आमतौर पे मैं एक्सप्लेन वैसे वो करता होता था, इस बार मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि रेलेवेंट सा होगा कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कभी किसी ने उस पर तवज्जो तो दी नहीं है, तो चले अच्छी बात है, तवज्जो दे दी। होता गया है कि ये एक डायोड लगा होता है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे है, इधर जो भी कंट्रोल टर्मिनल है। अब आपको पता होगा कि इंडक्टर के अक्रॉस जो है ना, VL इज इक्वल टू L di/dt, ये करेक्ट है? ये आपने अभी नेटवर्क एनालिसिस का कोर्स पढ़ा है, तो ये तो आना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, तो इधर मुझे बताएं कि क्या मैं इंडक्टर के क्रॉस करंट को सडनली चेंज कर सकता हूँ? नो सर। अपोजिशन शो करेगा, लेकिन लेट से मैं कहता हूँ एक इंस्टेंट में मैंने करंट को 0 करना है, कितनी वोल्टेज चाहिए होगी? स्लोप क्या होगी अगर मैं कहूं कि एक इंस्टेंट में मैंने करंट को 0 से जो है ना 1 तक लेके जाना है, एम्पेयर तक। 0 से 1 एम्पेयर तक लेके जाना है, तो और टाइम मैंने इसमें करना है डेल्टा टी को 0 कर देना है। 0 टाइम में 0 से 1 एम्पेयर पे जाना है, तो कितनी वोल्टेज चाहिए होगी? इसमें पुट कर देना, DI कितने है? 1 - 0 1 है। DT कितना है? डेल्टा टी 0 है, तो ये क्या आ गया? इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि आप सडनली करंट को चेंज ही नहीं कर सकते। करने लगेंगे इतनी वोल्टेज डेवलप होगी, सब कुछ जल जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब आपने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, यहाँ से करंट को फ्लो कर रहा है, लोड है ना ये, इधर से आपने करंट फ्लो कर रहा है, आपने स्विच लगा दिया, ऑल ऑफ अ सडन आप स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच का तो यही काम है ना, ऑन करना है, सडनली ऑन हो जाएगा। ऑन में तो कोई मसला नहीं, चलो ठीक है, कि वो करंट 0 से ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंक्रीज होता हुआ पहुंच जाएगा। ऑफ के केस में तो आपने रास्ता ही कोई नहीं दिया करंट को। अगर ये डायोड नहीं लगा तो करंट किधर से जाएगा? कोई भी जगह नहीं है। तो आप करंट को 1 से 0 पे इंस्टेंटेनियसली ला रहे हैं, इसके क्रॉस इतनी ज्यादा वोल्टेज डेवलप होगी कि ये जल जाएगी, या स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग जैसे ही ऑफ होने लगा है, इसके क्रॉस स्पार्किंग होके कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा। वो स्पार्किंग इसीलिए होती है कि ये इतनी ज्यादा वोल्टेज जनरेट हो जाती है कि स्पार्क पॉसिबल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये फ्री व्हीलिंग डायोड लगा लेते हैं। अब यहां से जब करंट है, इसको वोल्टेज जितनी मर्जी चाहिए हो ये जनरेट कर सकता है इस रिलेशन से, पर मसला क्या होता है कि जी करंट को रास्ता मिलना चाहिए। तो आप इसको फ्री व्हीलिंग डायोड एक इधर लगाते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड, ये इकट्ठे ही लिखना होता है लफ्ज में, वो फ्री व्हीलिंग डायोड। तो फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करता है हमारे पास कि ये जितना करंट है वो सारा का सारा करंट यहां से फ्लो करने लग जाता है। जैसे ही ये स्विच ऑफ होता है, इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट रह जाती है, जिसकी वजह से जो है ये करंट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रिड्यूस होता रहता है, रिड्यूस होके 0 हो जाता है। तो फिर आपके पास एक्चुअल टर्न ऑफ तब अकर करता है जाके। अगर ये नहीं लगा होगा तो स्पार्किंग होगी, कुछ ना कुछ जल जाएगा आपका। सर हम इसको रिवर्स बाइस में भी डायोड को अगर सीरीज में लगा के रिवर्स बाइस में लगा दें तो फिर भी ये हो सकता है ये काम। सीरीज में किसके साथ? समझ नहीं। मतलब सर रिले के साथ इसको रिवर्स बाइस में लगा दें कि जब ये नेगेटिव रिवर्स मतलब बायस ऑपोजिट। में ही लगाया है ना, उसके इंडक्टर वाला जो है, जिस टर्मिनल्स के अंदर से आपने करंट को सडनली चेंज करना है उसके साथ लगाना है। सर मतलब मैं कह रहा था कि मतलब डायोड और रिले को सीरीज में कर दें अब से। तो जब वोल्टेज इस ऑपोजिट तरह आएगा तो डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा, पीछे वाला नहीं नहीं नहीं, सर्किट में। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं इसमें बनती। आपने ओके। अगर रिले के साथ सीरीज में लगा दिया तो ये और रास्ता तो नहीं ना दे रहा, रास्ता तो यही है, इसी के थ्रू है।
बल्कि सर डायोड डायोड ये ऑन भी नहीं ऑफ भी नहीं होने देगा जब तक करंट नहीं जीरो होता। और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं, इस तरह कर दें? सर मतलब कि अगर डायोड की इस तरह कॉन्फ़िगरेशन की जाए कि डायोड रिवर्स बाइस हो जाए जब सर्किट ऑफ हो, तो सर करंट गुजरने नहीं देगा डायोड, तो फिर पीछे वाला सर्किट तो महफूज रहेगा ना। नहीं, ये ना इस तरीके से नहीं, आपने इसको रखना इस तरीके से होता है कि जो डायोड है ना वो भी एक स्विच है, जैसे आपके पास जो है ना बीजेटी एक स्विच है, जी सर। ठीक है। तो आपने एक स्विच का मसला हल करने के लिए क्यों दूसरे स्विच को डैमेज करवा रहे हैं? ये हल तो ना हुआ फिर। तो ओके हमने सर। करना क्या होता है, हमने ऐसे रखना होता है कि जब जब ये ऑन है तो ये ऑफ हो जाए, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे 10 वोल्ट आया है, यहाँ पे 0 वोल्ट आया है, तो ये डायोड ऑफ होगा फ्री व्हीलिंग। ये वाला हमारे पास ऑन है, इसके क्रॉस 0.2 वोल्ट सैचुरेशन के अंदर है, ये आ गया। और यहाँ पर से जो है ना जो करंट फ्लो कर रहा था, जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। 0 वोल्ट की बजाय यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी 10.7 वोल्ट इधर आ जाएगी। कैसे आएगी? क्योंकि ये इंडक्टर इतनी वोल्टेज इसके क्रॉस इंक्रीज करने लग जाएगी, ये इतनी वोल्टेज इधर फिक्स कर देगा। यहाँ पे 10 वोल्ट था, तो ये क्योंकि आपके पास ये कंडक्ट कर रहा है करंट का, तो इसका मतलब है 0.7 इसके क्रॉस आ रही है, तो 10 प्लस 0.7 10.7 वोल्ट इधर आ गई और इंडक्टर के क्रॉस ये कर रहा है। ये क्लैंपर सर्किट आपने शायद देख पढ़े होंगे, क्लैंपर यस। सर्किट नहीं आपने पढ़े? ये यस सर पढ़े क्लैंपर एक हैं। तरह का हो गया ना, इसने क्लैंप कर दिया इसको जी सर। 10.7 वोल्ट्स पे, ठीक है। जी सर। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक्स का। अच्छा, अब इधर जो डीसी बायसिंग वाली चीजें हैं उनको पहले देख लेते हैं, फिर ये एसी बीजेटी मॉडल्स पे आएंगे। ये स्मॉल सिग्नल से रिलेटेड है। use from collector to emitter, is there limitation for use of dependent source or not? ये डीसी की बात हो रही है, एसी की ये मुझे समझ नहीं आई, ये किसका क्वेश्चन है? सर ये डीसी की बात है, आपने अच्छा, कहा था डीसी की है। कि सोर्स और नॉट इन डीसी में लिख देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे जो है ना डीसी वाली चीजों को पहले देख लेते हैं। पहले बीजेटी के डीसी मॉडल्स को मैं देखता हूँ, ठीक है। और कोई मॉडल से रिलेटेड, ये भी मॉडल से रिलेटेड ही था। ये भी डिपेंडेंट सोर्सेज यूज फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर। Did not understand the concept of collector feedback bias as collector feedback biasing AC model why in the small signal। ठीक है जी, अब यही वाली चीजें रह गई हैं, यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर के अंदर हैं। ये इस तरीके से ना जब रिसर्च पेपर्स में नहीं जर्नल्स के रिव्यूअर के सवाल आते होते हैं इसी तरह से, तो वो हम इसी तरह लिख के जो है हर एक का जवाब देते होते हैं इधर, लेकिन है कि लिखने की बजाय जो है वो रिकॉर्डिंग में साथ हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा ये एक ही क्वेश्चन है। ओहो। In BJT DC model, which dependent source we use from collector to emitter? Is there a limitation for the use of dependent source or not in DC? अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो है ना डीसी के केस में जो मॉडल्स बन रहे हैं, बीजेटी एम्पलीफायर का है, स्मॉल सिग्नल मॉडल्स का आ गया, उससे पहले डीसी मॉडल। बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये है, इनको रोटेट करना पड़ेगा।
अच्छा, अब ये लेकिन सही तरह नजर नहीं आना आपको। अच्छा जी, जो बीजेटी के केस में हमारे पास जो मॉडल्स आ रहे हैं ना, वो हमारे पास ये वाले हैं। अच्छा जी, अब मैं जरा क्वेश्चन दोबारा देख लूं। Collector to emitter is there limitation of use of dependent source or not in DC? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जी एनपीएन और इन सारे केसेस के अंदर ना कट ऑफ, सैचुरेशन और बाकी जो रीजन्स है ना, उनके हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास कट ऑफ के केस के अंदर क्या होता है कि जनाब वोल्टेज ये जो है वीबीई ये 0.5 वोल्ट से लेट से कम है, तो कट ऑफ के अंदर है, तो उस केस में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। तो मतलब क्या है कि आप ये बेशक ना बनाएं, इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे जब आ जाएगा ना कि जी वीबीई इज लेस देन 0.7 या लेस देन 0.5, ठीक है, चलिए 0.5 कर देते हैं, तो आपको पता है कि जी IC इज इक्वल टू 0 है, IB इज इक्वल टू 0 है, बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है। ये बनाने का, ये इसी चीज को जो आप यहाँ पे करते होते हैं ना, उसको यहाँ पे जो है ना बताया कि ऐसे कंसिडर करना है, इतना कोई मुश्किल इसमें नहीं है और चीज, ठीक है। जी सर। ठीक है, कट ऑफ में, और इसी तरह ये पीएनपी के केस में भी ऐसे ही है। उसके बाद हमारे पास चीज आती है यहाँ पे एक्टिव रीजन के केस में। तो एक्टिव रीजन के केस में हमें पता है कि हम जब भी सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर हम ये इसी को यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि जनाब यहाँ पे 0.7 वोल्ट फिक्स्ड है, हम तो सॉल्व ही ऐसे करते हैं शुरू से, और ये जो आईसी है इसको हम कह देंगे ये हमारे पास है बीटा IB। इस केस के अंदर भी आमतौर पे जो है हम ऐसे नहीं करते कि इसको रिप्लेस करें एक और मॉडल से, हमें क्योंकि ये चीजें ज्यादा बेसिक्स होती हैं, हमें वैसे ही याद होती हैं। इधर से कोई करंट IB आ रहा होगा और यहाँ पे ये बीटा IB के बराबर IC होगा, तो इस ये हमारे पास मॉडल है दूसरा एक्टिव मोड का, ठीक है। उसी को इन्होंने थोड़ा सा जो है वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये बना दिया कि जी ये बीटा IB होगा, यहाँ पे 0.7 वोल्ट आ रहे हैं, तो और कोई इसमें चीज नहीं है ऐसी। इसी तरह जब सैचुरेशन का आता है, तो हमें पता है कि जी सैचुरेशन के केस में ये 0.7 वोल्ट्स होगा, और ये हमारे पास जो है ना 0.2 वोल्ट होगा, फिक्स्ड है, और जितना मर्जी करंट इधर से फ्लो करना है वो करता रहे, और ये जो करंट इधर से होगा ये होगा IC सैचुरेशन। ये डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल सप्लाई कितनी लगी है, 0.2 वोल्ट का इधर ड्रॉप आना है, बाकी जो मर्जी करंट चाहे फ्लो कर ले। तो ये जो मॉडल्स है ना DC वाले, वो यही चीज है जो हम इसके ऊपर कर देते थे। उन्होंने कहा कि जी मतलब ये याद रखने के लिए, अगर किसी को सर्किट के ऊपर नहीं याद रहता तो वो इस तरीके से बना के याद रख ले, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। हाँ, और ये जो है ना, ये इसके DC के मॉडल्स में इतना कोई वो उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि ज्यादा डेप्थ में उसमें जाना पड़े। जो स्मॉल सिग्नल मॉडल्स हैं उनमें हमें जाना पड़ता है। तो ये जो है फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, हाँ वही सोर्स की, ये वही बात हो गई। यू हैव सेड दैट डिपेंडेंट सोर्स इज यूज्ड फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, ये मैंने कह दिया था, ये भी इसी का मुझे लग रहा है साथ था। नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टर फीडबैक बायस एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन, और एज इन कलेक्टर फीडबैक बायसिंग एमिटर रेजिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल। ये मुझे लग रहा है ये भी एक ही क्वेश्चन है। सर ये As in दोनों collector, एक टॉपिक में से दोनों ही। हाँ ये एक ही क्वेश्चन एक तरह से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि समझ नहीं आई, क्योंकि इस वजह से समझ नहीं आई। Why we are taking alpha with base in starting concepts? ये अलहदा से मैं इसको कंसिडर करूंगा। Is not available and emitter current is equal to the sum of why we take alpha with base as in starting। हाँ ठीक है, इस चीज को जो है ना यहाँ पे मैं ये अब आंसर करता हूँ। Not understand the concept of collector feedback bias। अब ये यहाँ पे DC biasing, biasing in BJT amplifiers, चले।
अच्छा जी, तो कोलेक्टर एमिट फीडबैक बायसिंग के ऊपर था क्वेश्चन, ये वाला था ना, यही है, कोलेक्टर टू बेस फीडबैक रजिस्टर के साथ। यही वाला क्वेश्चन था कि कोई दूसरे सर्किट पे पूछ रहे थे? सर यही था। यही था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर से जो करंट है ना, ये होता है एमीटर करंट। तो मुझे बताएं ये करंट क्या होगा? सर ये कलेक्टर। कैसे? कलेक्टर करंट तो वो करंट नहीं होता जो कलेक्टर में से फ्लो करे। सर ये कलेक्टर में से नहीं आ रहा, ऊपर से ही आ रहा है, ये कलेक्टर से आ रहा है, तो ये कलेक्टर करंट होगा। नहीं, ऊपर से आने से नहीं, क्या ये करंट सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर में से फ्लो कर रहा है? सर ये करंट इक्वल होगा, ये रेजिस्टेंस से भी कर, ये कलेक्टर करंट है। फर्क समझ आया ना आपको क्या है? यस सर। ठीक है ना, ये कलेक्टर करंट है। और ये करंट कौन सा है? बेस करंट से। हाँ, अब इधर केसीएल लगाएं। मुझे बताएं, और ये करंट क्या होगा? केसीएल लगाते हैं इस पॉइंट पे। केसीएल लगाना आता है ना आपको? कौन से करंट हैं जो टुवर्ड्स द नोड मूव कर रहे हैं? ये वाला टुवर्ड्स द नोड है, इसकी वैल्यू नहीं हमें पता अभी क्या है। और अवे फ्रॉम द नोड कौन से करंट्स मूव कर रहे हैं? सर आईसी और आईबी। आईबी और आईसी। आईसी और आई। आईसी और आईबी। तो आईसी और आईबी जो है ये आपके पास किसके बराबर होता है? एमीटर करंट के। मीटर करंट। तो ये तो एमीटर करंट हो गया। यस सर। समझाइए ना, ये वजह ये है कि आप जो है ना, Yes, और ये sir. बड़ी कॉमन एक मिस्टेक है, ये यहाँ पे आगे एक्सप्लेन भी यहाँ पे ये किया हुआ है साइड पे ही, बल्कि ठीक है कि क्योंकि इसमें से वो जो करंट है ना वो हमारे पास होता नहीं है उसके बराबर। तो यहाँ पे जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके यहाँ पे लिखा हुआ है आईई वगैरह और इन सारी चीजों के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट ने जो ये एक्चुअली फ्लो करना है ना इधर से, उसका ये रिलेशन आ जाता है। अब इधर हमारे पास वीसीसी कांस्टेंट है, वीबीई कांस्टेंट है, आरसी कांस्टेंट है, ठीक है, और जो है आरबी है उसको बीटा प्लस 1 से डिवाइड किया गया है। अब ये आईई और आईसी और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हमारे पास बेसिकली डिटरमिन करती हैं कि ट्रांजिस्टर के चेंज करने से फर्क पड़ेगा कि नहीं, ये जो बीटा है। तो अब ये आरबी की वैल्यू जितनी भी है उसको बीटा प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो वो अब लेट से आरसी आपके पास है 10 के और आरबी आपके पास था लेट से आई डोंट नो 50 के है या 60 के है, ठीक है। तो अब आप इसको जो है 101 से डिवाइड कर रहे हैं, वो बन जाता है आपके पास 0.6 के। तो 10 के में 0.6 के ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म तो नेग्लेक्ट हो गई, इसलिए आपके पास इधर स्टेबिलिटी होती है इस बायसिंग में। और कोई क्वेश्चन आया है? नहीं आया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। ये दोनों का मेरे ख्याल में ये एक ही आंसर कर देता है इन चीजों को, नहीं इसको आंसर कर देता है, नीचे वाला मुझे देखना पड़ेगा। सर इसमें मतलब ये कंडीशन बन जाती है फिर के आरसी जो है ना उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होनी चाहिए आरबी। नहीं, आरबी की वैल्यू जितनी मर्जी हो ना, ठीक है, क्योंकि इधर हमें पता नहीं आरबी कितना है ना, हमें पता है आरसी कितना है, पर हमें ये पता है कि जी जो बीटा प्लस 1 की टर्म है ना वो एक और टर्म के साथ डिवाइड हो रही है मल्टीप्लीकेशन में ऊपर, या इस तरीके से करके कोई मेजर इफेक्ट नहीं आ रहा उसका। सर मतलब कि अगर आरसी की वैल्यू हम बहुत कम रख लें तो फिर तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन जितना भी पढ़ना होगा कम ही पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरा रेजिस्टर आप आरसी की वैल्यू को कितना कम करेंगे, मसलन बताएं मुझे नॉर्मल बायस के हिसाब से।
सर मतलब मैं कह रहा था कि अगर हम कंसीडर किलो ओम कर रहे हैं, अगर ओम में चले जाएं तो फिर तो नहीं ओहम में तो फिर ऑपरेट ही नहीं ना करता, वो करंट एम्पेयर्स में फ्लो करेगा ना, ठीक है। मिली एम्पेयर्स तक का ही आमतौर पे होता है। ठीक है, 1 किलो तक अगर ये है और आरबी की वैल्यू लेट से आपने जो है ना 10 किलो रख दी है, ठीक है, तो या 10 किलो या जो भी आपने चाहे उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। लेट से 100 किलो कर लेते हैं, 100 किलो करेंगे उस केस में ये थोड़ा सा बराबर आएंगे। लेकिन जो हम मेन जो चीज देख रहे थे वो ये चीज थी कि बीटा के चेंज होने से कितना फर्क पड़ेगा। सर ठीक वो है, बहुत माइनर पड़ता है। वो अब माइनर फर्क पड़ेगा एज कंपेयर टू दूसरे जो सिनेरियोज हैं। तो यही चीज जो है ना मेन थी कि ट्रांजिस्टर चेंज करने से अगर बीटा आपके पास चेंज होगा तो इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। जी सर, वो आपने वो भी की थी बीटा वाली एग्जांपल, 100 और 200 के डिफरेंस जी की, हाँ, वो भी इसीलिए की थी कि ताकि जी जो है सर। ना ये भी क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब लास्ट जो क्वेश्चंस कुछ हैं ये एसी मॉडल्स के रह गए, एसी बीजेटी मॉडल्स। ठीक है जी, नहीं इसको पहले देख भी लूं क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन नीचे वाला एक ही है, ये वो इन एसी जी सर, ये बीजेटी एक ही है। मॉडल वो खाली लिखा हुआ है। ये इसी तरह रिव्यूअर्स के केस में भी होता है, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना तो पता चलता है दो क्वेश्चन एक ही थे। अच्छा, ये है इन एसी बीजेटी मॉडल्स व्हाई इन केस ऑफ स्मॉल सिग्नल देयर इज नो डिस्टॉर्शन इन सिग्नल्स व्हाइल ड्यूरिंग लार्ज सिग्नल्स देयर इज डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल्स। अब यही तो सारी बात है इसमें। हमारे पास चलें, ये कैलकुलेटर है किसी के पास? यस सर। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास जो है ना इधर एक सेकेंड, ये एक रिलेशन ये है लार्ज सिग्नल का। ठीक है, ये मैं बता रहा है कि करंट कितना चेंज होगा अगर आपके पास जो है ना वोल्टेज चेंज हो रही होती है। ये तो आपको पता है ना इस रिलेशन का। ये क्या है, ये यस लार्ज है स्मॉल है, क्या चीज है ये? सर, ये लार्ज सिग्नल है अच्छा, और ये क्या है? सर। लार्ज वोल्टेज। लार्ज वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर के अंदर आप समझ लें ये ट्रांजिस्टर है ना, तो यहां पर से आपने जो है ये लार्ज वोल्टेज V कैपिटल B ये अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पर से जो करंट आना है वो हमारे पास है I कैपिटल C आ रहा है। अच्छा, अब हम लेट से इसकी ना बायसिंग करते हैं, और बायसिंग हमने अब मैं ना वो पूरा उसको सॉल्व करने की बजाय मैं कह देता हूँ लेट से जो लार्ज सिग्नल है ना IC, वो बायसिंग के केस में हमारे पास वैल्यू आ जाती है कोई, चलें वो वैल्यू भी हमें नहीं पता, हमने जो इनपुट साइड के ऊपर है ना हमारे पास V कैपिटल BE, हम लेट से उसकी वैल्यू कर देते हैं 0.7 टाइम्स नहीं सॉरी 0.7 वोल्ट्स प्लस प्लस माइनस लेट से 0. स्मॉल की बजाय लार्ज सिग्नल वैल्यू में प्लेस करना चाह रहा हूं, तो वो 0.10 मिली वोल्ट थी, लेट से 0.1 कर देता हूं मैं। ठीक है, अब आप ये समझें कि जैसे आपके पास 0.7 वोल्ट्स की डीसी बायसिंग है और उसमें एक कोई सिग्नल आ रहा है जो कि ना 0.1 वोल्ट का है प्लस माइनस। ठीक है, ये समझ आइए आपको। ये 0.7 वोल्ट्स के ऊपर अगर हम इसको ड्रॉ करें ना तो ये 0.7 वोल्ट्स है, और उसके ऊपर जो है ना ये कोई वेरिएशन आ रही है जो कि इसको चेंज कर रहा है 0.71 से लेके 0.69 के बीच में। ठीक है, तो अब मैंने चेक करना है कि 0.7 पे आउटपुट करंट क्या आता है इस रिलेशन से, 0.71 पे क्या आता है और 0.69 पे क्या आता है। ठीक है, जी सर। और मैं चेक करना चाह रहा हूं कि अगर तो सिस्टम लीनियर था तो 0.71 और 0.7 के केस में जो कलेक्टर करंट का फर्क है वो उतना ही होगा जितना 0.69 और 0.7 के केस में होगा।
लिनियरिटी का यही मतलब है ना कि जितना फासला या जिस तरह की वेव फॉर्म की शेप या चीजें इनपुट के केस में बनेंगी उतनी आउटपुट के केस में भी आए। यस सर। ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या ऐसे होगा? चलिए अभी लग तो नहीं चेक रहा। कर लेते हैं। IS की वैल्यू आप करें 10 टू द पावर ऑफ -15 प्लेस करें। E की जगह पे आप पहले प्लेस करें 0.7। ISE क्या है? ये है आपके पास लीकेज करंट, डार्क करंट जो लीक कर रहा होता है एक तरीके से। ठीक है, जो जंक्शन ही आपके पास बने उनमें से स्लोली कर रहा होता है। 0.71 बाय 0.25। ये एक मिनट ना, ये तो 25 मिली है। रुकें। ऐसे करें, ये जो 0.71 आ रहा है ना, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, क्योंकि ये 1/VT जो है वो 40 के बराबर होता है। ये करें 0.71 को मल्टीप्लाई करें 40 से, E की पावर में लें, और फिर आगे मल्टीप्लाई करें 10 टू -15 से। सर ये जो लीकेज करंट होता है सर, ये हमें ट्रांजिस्टर की वो डेटा शीट में मिलता है सर? जी हाँ, लेकिन है कि प्रैक्टिकली हमें ये यूज करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं बस एक पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इसका दे रहा हूँ। 2.15 इंटू 10 टू पावर -2.15 मिली एम्पेयर आ गया। ठीक है, अगर इसको अब आप 0.7 कर दें और फिर निकालें तो क्या आता है? यहाँ पे 0.7 से मल्टीप्लाई करके देखें। वन 1.4 सर। 1.4 क्या? 1.4 मिली एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर 0.69। ठीक है, अब यहाँ पे 0.69 प्लेस करके देखें। जीरो 0.969। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज देखें, जब आपने इनपुट पे जो सिग्नल अप्लाई किया था, इसके दरमियान में कितना फर्क है? 0.1 का। यस सर। और इसके दरमियान में भी 0.1 का है, ऐसे ही है। जी सर। तो अब होना क्या चाहिए था कि अगर सिस्टम लीनियर होता तो आउटपुट के केस के अंदर जो इसके दरमियान में फर्क है और इसके दरमियान में फर्क है, एक जितना आना चाहिए था। तो बताएं सर। यहां से यहां तक क्या फर्क है? 2.15 माइनस 1.4। 1.6। नहीं, डिफरेंस निकालें ना। 0.6। 0.75 मिली एम्पेयर का आ गया। और अब आप यहाँ पे इसका करें 1.4 माइनस 0.6969। 0.43। तो अब मसला आपको समझ आ गया कि क्या गड़बड़ हुई है। इसका क्या मतलब है कि इनपुट पे अगर साइनोसॉइड ऐसी आ रही होगी ना, तो आउटपुट के ऊपर जो आ रही है ना, तो वो ऐसे शेप उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा एम्पलीफाई हो रही है, नेगेटिव साइड पे एम्पलीफाई नहीं हो रही। तो ये डिस्टोर्शन है, ये नॉन लीनियरिटी है जिसको हम खत्म करना चाह रहे हैं। उसका हल हमें क्या मिलता है कि जी इसको 0.1 तक नहीं रखना है, इसको हम 0.01 तक रखेंगे, तो फिर ये चीज हमारे पास जो है ना आउटपुट लीनियर आएगी।
0.01 अगर हम इसको रख के यहाँ पे प्लेस करेंगे ना, तो आपको ये वाला फर्क ऊपर से नीचे और ये वाला फर्क तकरीबन आपको जो है ना बराबर मिलेगा। ये है स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन के, ये जो वेरिएशन है ये एक स्मॉल सिग्नल होना चाहिए लेस देन और ऑफ द रेंज ऑफ 0.1 10 मिली वोल्ट के बराबर। यहाँ पे अभी 10 मिली वोल्ट लिखा है, अगर इसको 100 मिली वोल्ट करते हैं तो आपने देख लिया कितना फर्क पड़ जाता है। यस सर। ठीक है, तो ये अब नंबर्स के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, खुद आपने निकाला और आपने देखा कि जी नॉन लीनियरिटी नजर आ रही है, डिस्टोर्शन है। जी सर। इसी तरह इसके बीच में भी आप 5 पॉइंट और ले लेंगे, वहां पे भी नजर आएगी। बल्कि पॉइंट्स क्या लेने हैं, पूरी वेवफॉर्म ही अगर ड्रा कर लेंगे ना तो भी आपको ये नजर आएगी कि आपने एक ऐसा सिमेट्रिक सिग्नल दिया और ये अजीब सी शेप बना दी इसने। हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर? तो इसलिए हमारे पास जो है ना फिर वो स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन है कि जो डीसी है और जो एसी है इनको सेपरेट सेपरेट हम ना मतलब पहली चीज तो ये है कि सिस्टम को लीनियर बनाते हैं। ठीक है, लीनियर बनाने के बाद यही इसमें से डीसी जो 0.7 वोल्ट था और जो स्मॉल सिग्नल था उसको सेपरेट किया, सेपरेट करके हम यहाँ पे लेके आए, हमें पता चला ये डीसी करंट के बराबर है, वो यहाँ पे प्लेस किया। फिर आगे इसकी अप्रोक्सीमेशन जब शुरू की तो वहां पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि ये बुक में इधर नहीं अवेलेबल, पर वहां पे मैंने बताया कि जो e टू पावर ऑफ ये है इसको हम जो है 1 प्लस VBE ओवर VT प्लस VBE ओवर का स्क्वायर ओवर VT का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इस तरह करके सीरीज जारी होती है। तो वो स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन के बाद हम सही रिजल्ट तक पहुंचते हैं। सर इसको मल्टीसिम में सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं? जी जी, चेक कर सकते हैं आप लोग। मल्टीसिम में सिम्युलेट, मल्टीसिम के अंदर नहीं, मैटलैब में कर लें। मल्टीसिम तो वो डायरेक्ट ही आपको आंसर दे देगा, उसमें आपको इंटरनल चीज तो नहीं पता। हाँ, ये चेक कर सकते हैं कि आप एक एम्पलीफायर बनाएं, उसको बायस करें और फिर इनपुट जो सिग्नल है ना उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएं, और आप देखेंगे कि जी स्मॉल वैल्यूज के ऊपर तो आउटपुट बहुत लीनियर सी आ रही है, ज्यादा वैल्यूज के ऊपर जाके जो है ना आउटपुट कुछ इस तरह की आने लग जाएगी। ऐसे करके ना आपने इनपुट के ऊपर दे रहे हैं साइनोसॉइड दे रहे हैं, ये मैंने खुद भी चेक किया हुआ है, और आउटपुट के ऊपर इस तरीके से आ रहा होगा, इधर कट ऑफ के करीब जा रहा है, इधर सैचुरेशन के करीब जा रहा है। ओके सर, ठीक है, तो इस सारे से बचने के लिए ये मैथमेटिकल प्रूफ इधर करके हमने निकाला था कि स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल को हमने जो है ना वो सेपरेटली आगे देखना है। तो ये अगर इस वैल्यू से कम होगा तो ये वही एक्सपोनेंशियल से ना ये वही मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इधर VBE है इधर IC है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जी अगर इसको हम स्मॉल इनफ रखेंगे तो ये इसका लीनियर हिस्से से मल्टीप्लाई होगा, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो लीनियरिटी नहीं इंश्योर हो सकती। और इसी से रिलेटेड फिर आगे हमारे पास जो है ना मॉडल्स बन गए। सर ये एसी सिग्नल की पीक टू पीक वैल्यू लेंगे हम? रुके मैं 1 मिनट बताता हूँ, ये तो आंसर हो गया। जी, क्या क्वेश्चन है सर? एसी सिग्नल जो होगा उसमें स्मॉल, उसकी पीक टू पीक वैल्यू कंसीडर करेंगे हम? हाँ, आमतौर पे जब हमें पता हो कि लीनियर हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हमें पता है शेप तो वही रहनी है, तो आप पीक वैल्यू कंसिडर कर लें, उसकी RMS वैल्यू कंसिडर कर लें, जो भी करनी है, पर दोनों साइड्स पे कंसिस्टेंट रखें। क्योंकि जब आपके पास गेन आता है ना AB, वो आपके पास होता है V आउटपुट ओवर V इनपुट। तो अब इधर आउटपुट अगर इनपुट की पीक वैल्यू यूज करेंगे तो आउटपुट की पीक वैल्यू भी उतनी मिल जाएगी, अगर इसकी RMS यूज करेंगे इसकी RMS उतनी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो फर्क नहीं पड़ता, पीक टू पीक भी हो सकता है आमतौर पे। लैब्स अब आपने फिजिकली करनी नहीं, वरना उसमें भी ये इसी तरह पता चल जाता है आपको। सर अगर हम इनपुट पे जो स्मॉल सिग्नल है उसकी RMS वैल्यू को 10 मिलीवोल्ट कंसीडर कर लें, फिर तो मसला आएगा ना? अच्छा नहीं, आप वो लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, नहीं वो पीक वैल्यू। यस सर। अच्छा, मैं समझा था कि आप वो कह रहे हैं कि हम किस वैल्यू के थ्रू जो है ये एनालिसिस में किया करें। यस, क्योंकि पीक वैल्यू इसलिए कि आपके पास वो जो पीक है वो डिटरमिन करती है कि आपने बेस लाइन से कितना और ड्रिफ्ट करें, वो जितना ज्यादा ड्रिफ्ट करेंगे उतनी नॉन-लीनियरिटी ज्यादा आ जाएगी। यस सर। ठीक है जी, तो चलें जी, ये वाले सारे तो पूरे हो गए, क्लियर है यहाँ तक का? सर एक Yes. बात कंफ्यूज कर रही है जी सर, जो कलेक्टर फीडबैक है हमने जब सिंप्लीफिकेशन की थी
तो बेस करंट के साथ हमने बीटा लिया था, लेकिन जी हमने जब हम स्टार्टिंग में थे तो उसके अंदर अमीटर बाइसिंग के अंदर तो हमने बीटा लिया था उस बेस। सर एक मिनट है, मैं क्वेश्चन को ना रिफॉर्मुलेट कर लें। मीनवाइल कहते हैं तो लेक्चर ना स्टार्ट करें, उसमें भी यही चीजें दोबारा रिपीट ही हो रही हैं। जी मैंने सर, वो नया कुछ ठीक नहीं है, सुना एज सच नहीं ठीक इसके अंदर। ठीक है सर। चले मैं जरा ना उसका कर लेता हूँ। अच्छा नहीं, ये लेकिन जो क्वेश्चंस थे ये तो सारे लोगों के थे ना। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड भी है वैसे। ठीक है, जी तो वो सर। आगे आगे और जिस टाइम पे चाहिए होगा ना वो एक और सेशन कर लेंगे। जी हाँ।